पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जवाहर यादव जी ओएसडी हैं, सीएम साहब के हमारे साथ मौजूद है। 9 साल सरकार के पूरे हुए, मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सरकार की उपलब्धियां बनाई। 1 साल अगला जो रोड मैप क्या रहने वाला है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो 1 साल है, इसमें जो हमने सारी योजनाएं चला रखी है, इसमें कहीं अगर और गति लाने की आवश्यकता है उस पर फोकस करेंगे। जो काम में थोड़ी गति और बढ़ाने की आवश्यकता है तो 1 साल उसको समर्पित होगा कि जितनी घोषणाएं हैं उनका अमली जामा लोगों को दिखे। जो बड़े प्रोजेक्ट है चल रहे थे उनके उद्घाटन हो, इस सब पर फोकस रहेगा। दूसरा, एक मुख्यमंत्री जी का निरंतर लगातार काम करने वाला उनकी रुचि का जो विषय है वो गरीब कल्याण के लिए सरकार ने 9 साल भी काम किया और 10वें साल में भी करेगी। 9 साल आप भी सीएम साहब के साथ बहुत करीबी, उनके अजीज टीम का हिस्सा हैं। क्या उपलब्धियां आपको नजर आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो उन्होंने सुशासन दिया प्रशासन में उन्होंने पोर्टल का इस्तेमाल किया, आईटी का इस्तेमाल किया, उसके कारण जो पारदर्शिता आई, मैं उसको एक बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। अगर हम इसको रूप में देखें, मान लीजिए 2 मुख्यमंत्री का तुलनात्मक अध्ययन करें, हुड्डा साहब का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, क्योंकि उन्होंने भी 10 साल शासन किया और मुख्यमंत्री जी 10 साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो वो जातिवाद की राजनीति करते थे, क्षेत्रवाद की राजनीति करते थे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और इनका सबका समान विकास हो, जो जितना कमी हो उस कमी को पूरा कराया जाए, इसके आधार पर राजनीति है। तो ये एक इतना बड़ा अंतर है जो एक राजनेता को संकुचित दायरे में ले जाते हैं और एक राजनेता को वो विराट स्वरूप दिखाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री हुड्डा साहब का स्वभाव, और इसी पर मुझे लगता है कि हुड्डा साहब ने अभी जो कहा कि ये जातियाँ पिछड़े हैं, दलित है, ब्राह्मण है, सामान्य में पंजाबी, राजपूत, बनिया आगे, ये सीएम नहीं बनेंगे, ये तो डिप्टी सीएम बनेंगे। तो वो जो तरह मुख्यमंत्री मनोहर कहते हैं कि जिसको भी पार्टी तय करती है वो मुख्यमंत्री बनता है। वो दलित भी बन सकता है, वो ब्राह्मण भी बन सकता है, वो पंजाबी भी बन सकता है, वो जाट भी बन सकता है, वो हर तरह का है। तो ये अंतर है उनकी सोच और हमारी सोच में। और जब आप इस सोच से काम करते हैं कि मुझे जाति का मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुझे हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए काम करना है, तो अपना आप ही अच्छे काम होते चले जाते हैं, जिसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिर 4 डिप्टी जो अलग अलग जातियों को बनाने की बात कर रहे हैं, बाद में अपनी बात को यू टर्न भी लेते हैं, कहते हैं जाट भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। इन राजनीतिक बातों के मायने क्या हैं? इसके मायने ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिन जातियों को अपमानित करना चाह रहे थे कि ये डिजर्व नहीं करती मुख्यमंत्री बनने के लिए, जिसमें उन्होंने पिछड़े कहा, दलित कहा, ब्राह्मण कहा, और फिर सामान्य में फिर वही मैं कहता हूँ पंजाबी बनिए, सिख हो गए, ये जो था, इसका मायने ये निकलता है कि जो 80% लोग थे उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, और उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े। और इसके कारण उन्होंने कहना पड़ा कि मेरी जाति का व्यक्ति भी डिप्टी सीएम बन सकता है अगर मुख्यमंत्री नहीं बनता तो ये जो ताकत है ना हमारी, 80% हरियाणवी ने जो उसके ऊपर पलट के वार किया, उसके कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अपने शब्द वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, और यही ताकत हरियाणा की ताकत है। जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि वो अगर चीफ मिनिस्टर बने तो वो पहली कलम से परिवार पहचान पत्र हुआ, ऐसे कई पोर्टल हैं जिनको कह रहे हैं पहली कलम से ही वो बंद कर देंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे, जबकि 9 साल में अगर देखा जाए पोर्टल को लेकर सीएम साहब ने खूब सराहना की है, बीजेपी के सभी नेता सराहना करते हैं। देखिए, जब हमारी सरकार आई उस समय, या मैं कहता हूँ 2022 तक, और हमारी सरकार आई तब 8,65,000 बीपीएल कार्ड थे, क्योंकि वो 2011 का जो सर्वे उसके आधार पे बनते थे। 8 साल में हम खुद उस 20,000 ऐड कर पाए और ये 8,85,000 हुए। मुख्यमंत्री के इसी परिवार पहचान पत्र के कारण 31 लाख परिवारों को दोबारा बीपीएल कार्ड में जुड़ने का अवसर मिला, और अधिक से अधिक लोग बीपीएल कार्ड में जुड़ सके, इसलिए जो आय सीमा 1,20,000 थी इसको बढ़ाकर 1,80,000 किया। ये पोर्टल का ही तो जादू है कि आपने 40 लाख परिवारों को एक वो सुविधा दे दी कि उनके राशन की चिंता कर ली, उनके स्वास्थ्य की चिंता कर ली, उनके शिक्षा की चिंता कर ली। बेसिकली भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चेहरा देखकर, मुझे नहीं पता चेहरा देखते थे, कास्ट देखते थे, क्षेत्र देखते हैं। मुख्यमंत्री तो के पोर्टल में जहां मानवीय कोई दखल नहीं है, वहाँ तो आपने डालना है कि जिसकी आय 1,80,000 तक है उन सबके बीपीएल बनेंगे। तो ये अंतर है, और यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री बनने से रोक रहा है।
अब तो हुड्डा साहब एसवाईएल को लेकर भी उनके कल बयान आए, आज भी आए कि जी एक अगर मैं चीफ मिनिस्टर बना तो पंजाब से पानी भी ले आएंगे और सारा कुछ हो जाएगा। 10 साल में क्यों नहीं लेके आए? 10 साल में वो प्रेसिडेंशियल राइफल पे अपना मत भी नहीं ले पाए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आधार पर दिया। और आपने कहा ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात की या बाकी चीज़ों की। 1 जनवरी 2006 को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने वाले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। 2009 का उन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी पुनः सरकार बनी 40 और अन्य लोगों को मिलाकर। उस 2009 के घोषणा पत्र में उन्होंने कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं किया। 2014 में फिर चुनाव लड़ा जिसमें कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, उसमें कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं हुआ है। 2019 में जिसमें इस बार फिर वो हारे, उसमें भी कहीं ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र नहीं किया। वो केवल इसको अपनी सत्ता का माध्यम बनाना चाहते हैं। जब उनको लग रहा है उनकी दाल कहीं गली नहीं रही है तो ये दाव भी खेल के देख लो। तो ये राजनीतिक दाव है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि लागू करने वाले वो थे और ये समझ इनको 4 चुनाव में नहीं आई, ये अपने आप में ताज्जुब है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। लोकसभा चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव भी हैं। 2024 के चुनावों में विधानसभा के लिए कौन से ऐसे अहम मुद्दे आपको नजर आते हैं जो 1 साल में अगले बीजेपी हल करवाने की कोशिश करेगी? देखिए, बीजेपी ने, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने व्यक्ति भूखा ना रहे उसकी चिंता की, व्यक्ति को स्वास्थ्य मिलना चाहिए उनकी चिंता की, इस शिक्षा मिलनी चाहिए उसकी चिंता की, और सड़कें बेहतर होनी चाहिए उसकी चिंता की। ये तो थी जो सबको अपील करती है, जो हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो किसी भी जिले में रहता हो। फिर उन्होंने दक्षिण हरियाणा में देखा कि वहाँ पानी की कमी है, तो बरसात के 90 दिनों में 70 दिनों में वहाँ पानी पहुँचाने का काम किया, जिससे वहाँ का ग्राउंड वाटर ऊपर हुआ। इसके अलावा उन्होंने जो ये यमुनानगर की बेल्ट हो, जिसको हम उत्तर हरियाणा कहते हैं, यहाँ उसके साथ जो भेदभाव होता था, जो हुड्डा साहब की सरकारें करती हैं, उसको ठीक किया। सिरसा की अनदेखी की जाती थी हुड्डा साहब के द्वारा कि वहाँ चौटाला रहते हैं, वो ठीक है, वहाँ उनको भी कोई नहीं पूछता होगा आज की डेट में। परंतु आज भी हमने सिरसा में दी। और मुख्यमंत्री की एक विशेषता बताता हूँ, जब हमने लगभग 1080 करोड़ या 1200 करोड़ के आसपास दिया, जैसी हमारी सरकार आई जनवरी फरवरी में, वो मुआवजा बटाता सफ़ेद मक्खी लगने का, उसमें जो 5 सबसे ज़्यादा जिले थे जिनमें सबसे अधिक मुआवजा बटा, उसमें से 3 जिले 2014 में वो थे जहां भाजपा की एक भी सीट नहीं थी, जिसमें पलवल था, जिसमें मेवात था, नूह कहते हैं जिसको, और उसमें सिरसा था। 5 जो सबसे अधिक मुआवजा, उसमें से 3 जिले थे। तो इन मुख्यमंत्री ने दिखाया मेरे लिए कोई जिला इंपॉर्टेंस नहीं रखता, जिस व्यक्ति की जहाँ मदद वास्तव में चाहिए उनको मैं मदद वो देता हूँ। और इसके लिए वो हरियाणा एक के जननायक बने हैं मुख्यमंत्री। मिशन 2024 के मद्देनजर जहां सारे जितने बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या तलाश रहे हैं, या जो पहले उनको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरी आवाज़ सुनो, अब उनके बेटे बाइक यात्रा कर रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो। अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो अपने ढंग से कह रहे हैं। उनकी कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं स्नेह, पुराना स्नेह जो है वो झलकता है। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे उनका भी कोई वक्तव्य नज़र नहीं आया कि उन्होंने हुड्डा साहब की, मुझे तो देखा नहीं किसी मंच से सोनिया गांधी और राहुल की तो तारीफ कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कांग्रेस की तारीफ नहीं की, उन्होंने कहा कि उनसे मेरे पारिवारिक संबंध है। और भारतीय जनता पार्टी या लोकतंत्र की भारत में विशेषता है कि निजी संबंधों के आधार पर कोई किसी की तारीफ कर सकता है। आज हुड्डा साहब भी कहीं मिलते हैं तो मेरे से बड़े आयु में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, तो मेरा दायित्व होता है कि मैं जाकर उनको नमस्कार करूं और उनका पूछूं कैसे हैं आप। और ये चाहे चौटाला साहब भी हो, उनकी तो मैंने बहुत ज़्यादा आलोचना की है, परंतु राजनीतिक आलोचना अलग होती है और एक आपका व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन अलग होता है। इसके आधार पर अगर वो चौधरी वीरेंद्र सिंह ऐसा कर रहे हैं तो मैं कोई गलती नहीं मानता। जेजेपी आपका गठबंधन दल है, सरकार में पार्टनर है, क्या भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में एक साथ रहने की संभावना है? देखिए, इसके प्रश्न का उत्तर तो या तो केंद्रीय नेतृत्व देगा या माननीय प्रदेश अध्यक्ष देंगे, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए कितना बेस उसका नजर आता है, क्योंकि आजकल उनकी एक्टिविटी बहुत बड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी केवल ट्वीट की राजनीति करती है, धरातल पे कुछ नहीं कर रही। आप वो कहते हैं कि हमने 24 घंटे पंजाब के हाल देख लो, आप तो पंजाब बॉर्डर पे ही है, एक दिन जरा निकाल के आइए, और आप तो वहाँ काम भी करते हैं। कितने गाँव में वहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है,
मुख्यमंत्री ने तो लगभग 5,700 कुछ गांव बताए जहां हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो वो केवल शोर मचाते हैं, कुछ चीज़ों का विज्ञापन करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। आज जो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, पंजाब अपने कर्मचारियों की सैलरी तो दे नहीं पा रहा, वो लोगों का हित कैसे करेगा। आज जैसी पराली जलने की बात थी, प्रेस वार्ता में आंकड़ा है कि हजारों की संख्या में वो प्रदूषण फैला रहे हैं। आज केजरीवाल जी चुप है, वो हरियाणा का पानी दबाकर बैठे हैं, इस पर केजरीवाल जी चुप है। तो ऐसे बहुत से विषय हैं और नशा ही पंजाब को बर्बाद कर रहा है। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री के प्रयास नजर आते हैं नशे के खिलाफ, जन जन यात्राएं निकलती है, साइकिल यात्राएं निकलती है, ऐसे अनेकों कार्यक्रम करते हैं। वो मान साहब अगर नशे के खिलाफ बोलेंगे तो पंजाब उसको सुनेगा क्या? बहुत बढ़िया ये पॉइंट कहा, क्योंकि पहले अगर देखा जाए जब पंजाब में चाहे अमरिंदर सिंह की सरकार थी या दूसरे सीएम थे, तो प्रदूषण के मामले को लेकर दिल्ली के सीएम पंजाब पर निशाना और हरियाणा पर निशाना साधते थे। इस बार पंजाब पर निशाना नहीं है। हाँ, तो ये पूछना चाहिए उनसे कि अब क्या हो गया। अब धुएं को पता चल गया क्या कि जो पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है वो धुआं पाकिस्तान जाने लगा है क्या? अब हरियाणा होते हुए दिल्ली क्यों नहीं पहुंच रहा, ये पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल से। कर्मचारियों के लिए 4% डीए और बिफोर टाइम जिस प्रकार से सीएम साहब ने केंद्र ने लागू किया और हरियाणा में साथ के साथ इम्प्लीमेंट करने के आदेश दिए, ये हम पहले भी करते, डीए ही नहीं, हमने तो 7वां वेतन आयोग भी पूरे देश में लागू करने वाला अगर पहले कोई मुख्यमंत्री थे वो श्री मनोहर लाल जी थे। तो हरियाणा के लोग हों या हरियाणा के कर्मचारी हो, मुख्यमंत्री सदैव उनके हितों के प्रति सजग रहते हैं और उनके फल जो उनको मिलना चाहिए वो तुरंत देते हैं। आशा वर्कर का उन्होंने जिक्र किया था कि 500 रुपये आशा वर्कर को मिलते थे, तब ये जो लाल झंडे वाले थे खुश रहते थे हुड्डा साहब से। हमने वो 500 के 1000 किए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1000 के 4000 किए और 4000 के आज 6100 किए, और बाकी जो इंसेंटिव है वो अलग है। आज उनको तकलीफ होती है। अजीब संयोग ये भी है क्योंकि मैं भी लगातार चंडीगढ़ कवर कर रहा हूँ और पिछली बार भी देखा चुनावों से 1 साल पहले आपकी कसरत शुरू हो गई थी कर्मचारी संगठनों को मनाने की, मान मनोबल की, धरने प्रदर्शन। हरियाणा का जंतर मंतर पंचकुला ही है। नहीं, मुझे लगता नहीं आप कोई कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। क्लर्क वाला विषय कमेटी के पास चला गया, वर्करों में आपकी अहम भूमिका रही। ऐसा वर्कर निपटी गया है। इसके अलावा जो ओ डेलीगेशन थे, चाहे वो पुलिस वाले थे, जो वेटिंग लिस्ट है वो वहाँ से उठ गए हैं, जो डी ग्रुप की भर्तियों के लोग थे वो वहाँ से उठ गए हैं। तो आज कोई ऐसा आंदोलन है नहीं। और 1 वर्ष है, ये हमें भी समझ में आता है कि कर्मचारी आंदोलन करेगा, कर्मचारी को भी समझ में आता है कि वो आंदोलन करेगा, तो इसलिए कोई विशेष बात नहीं है उसमें। राजनीतिक सवाल सीधा जवाहर यादव के व्यक्तिगत मसले पर, विधानसभा या लोकसभा कहाँ देखेंगे जनता 2024 में? हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे और 2/3 बहुमत से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी फिर से घुमा रहे हैं। जवाहर यादव विधानसभा लड़ेंगे, जवाहर यादव सांसद पार्लियामेंट में जाएंगे या विधानसभा में? जवाहर यादव ये देख रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और 2/3 मेजोरिटी से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तीसरी बार वापसी कर रहे हैं। बहुत चर्चाएं कि आप विधानसभा के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आप एक विधानसभा पे बांध रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2/3 विधायक के रूप में हमारे कार्यकर्ता विधानसभा में आ रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं जवाहर यादव, चुनाव लड़ने की बात को बेखूबी टाल रहे हैं। कह रहे हैं कि 10 की 10 विधानसभा और 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कई राजनीतिक मुद्दों पर बात की, सरकार के 9 साल पूरे होने पर इन्होंने बात की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।